प्रिय छात्रों, नमस्कार। पिछली क्लास जो इकोसिस्टम की हुई थी उसमें हमने आपको दो प्रकार के कारकों के बारे में बताया था, एक जैविक कारक और एक अजैविक कारक। जैविक कारकों को हमने तीन प्रकार में बांटा था: उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तीन खंडों में हमने इनको बांटा था। इसके बाद हमने आपको बताया था कि जो उत्पादक हैं ये स्वपोषी प्रकृति के होते हैं और उपभोक्ता जो है परपोषी प्रकृति के होते हैं। ठीक है। तीसरी बात, हमने अजैविक कारकों को भी तीन भागों में बांटा था। जो अजैविक कारक थे उनको भी हमने तीन भागों में बांटा था। पहला अकार्बनिक, कार्बनिक और भौतिक। ठीक है। कार्बनिक की अगर बात करें तो कार्बनिक में हमने आपको जल, लवण और गैस, ये तीन बताए थे। ठीक है। और इसके बाद कार्बनिक में हमने आपको तीन तरह के दिए थे: प्रोटीन, लिपिड्स। ठीक है। प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, यूरिया, ह्यूमस, इन सब की जानकारी हमने दी थी। और भौतिक घटक में हमने आपको बताया था प्रकाश, ताप, वायु और विद्युत। ठीक है। ये चार चीज़ें बताई थी हमने आपको। ठीक है। और इसके बाद हमने आपको अध्ययन कराया था जैव और अजैव कारकों के संबंध या सहसंबंध। इस सहसंबंधों में हमने आपको चार प्रकार के सहसंबंध बताए थे: एक अजैव का जैव से, दूसरा अजैव का जैव से, ठीक है, और तीसरा बताया था जैव का अजैव से, और चौथा बताया था जैव का जैव से संबंध। आज बात करते हैं सबसे पोषण स्तर की। पोषण स्तर। ठीक है। पोषण स्तर की बात करें तो आहार श्रृंखला जो होती है उसमें कई प्रकार के पोषण स्तर पाए जाते हैं और प्रत्येक स्तर पर भोजन का स्थानांतरण होता रहता है। तो इन स्तरों को ही, जिन पे भोजन स्थानांतरित होता है, इन्हीं स्तरों को पोषण रीत या पोषी स्तर कहा जाता है। और आहार श्रृंखला में चार प्रकार के पोषण स्तर होते हैं। कितने प्रकार के? चार प्रकार के। तो पहला देखते हैं पोषण स्तर फर्स्ट, इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट। पोषण स्तर फर्स्ट क्या है? ये जो है आधार स्तर पर होता है, स्वपोषित प्राथमिक उत्पादक का स्तर है। ठीक है। आधार पर है पहला काम। दूसरा स्वपोषित है। तीसरा काम प्राथमिक उत्पादक है। ठीक है। ये तीन चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं पोषण स्तर प्रथम पर, कि ये आधार पर होता है, स्वपोषित होता है और प्राथमिक उत्पादक है। ठीक है। और इस प्रथम पोषण स्तर का निर्माण जो है पौधों के द्वारा होता है। निर्माण किसके द्वारा होता है? पौधों के द्वारा होता है। बात करते हैं पोषण स्तर द्वितीय की। पोषण स्तर द्वितीय। ठीक है। अब पोषण स्तर द्वितीय क्या है? ये जो प्रथम स्तर है इसके ऊपर का स्तर है। इसके अंतर्गत जो है वे जंतु आते हैं
जो अपने आहार के लिए पोषण स्तर प्रथम पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, वे जीव आते हैं जो अपने पोषण के लिए पोषण स्तर प्रथम पर निर्भर रहते हैं। ठीक, पहला काम कैसे हैं? जैसे में अगर बात की जाए, उदाहरणों की बात की जाए, तो इसमें उदाहरण आता है खरगोश है, हिरण है, खरगोश, हिरण, गाय, बकरी, खरगोश, गाय, बकरी, ऊंट, घोड़ा, जिराफ, ऊंट, घोड़ा, जिराफ, आपके भेड़, ये जो है पोषण स्तर द्वितीय में सम्मिलित होते हैं। बात करते हैं पोषण स्तर थर्ड की। पोषण स्तर तृतीय। पोषण स्तर थर्ड क्या है? पोषण स्तर थर्ड, इसके अंतर्गत वे जंतु आते हैं जो अपने आहार के लिए पोषण स्तर द्वितीय पर निर्भर रहते हैं। जब द्वितीय पर निर्भर रहेंगे तो इन जंतुओं को मांसभक्षी या द्वितीयक उपभोक्ता के नाम से जाना जाता है। मांसभक्षी या द्वितीयक उपभोक्ता, तो हम कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो अपने पोषण के लिए पोषण स्तर द्वितीय पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, द्वितीय पर निर्भर रहते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो इन जंतुओं को मांसाहारी या द्वितीयक उपभोक्ता कहा जाता है। द्वितीयक उपभोक्ता कहा जाता है। ठीक है, या तो इनको मांसाहारी कहें या द्वितीयक उपभोक्ता कहें। अब इन मांसाहारियों को भी 3 वर्गों में बांटा गया है। मांसाहारियों को 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से 3 वर्ग हैं? सबसे है स्थली मांसभक्षी। स्थली मांसभक्षी मतलब जो स्थल पर रहते हैं और मांस का भक्षण करते हैं, जैसे शेर, बाघ, चीता, छिपकली। ठीक है, आपके मकड़ी, भालू इत्यादि। दूसरे आपके आते हैं मृदावासी। मृदावासी मांसभक्षी। जो मृदावासी मांसभक्षी हैं ये मिट्टी में रहते हैं, जैसे
बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया। तीसरे होते हैं जलीय मांसभक्षी, मतलब जो जल में रहते हैं, जैसे घड़ियाल और मेढक, घड़ियाल और मेढक। इस तरह से मांसभक्षियों को या पोषण स्तर थर्ड के जीवों को 3 भागों में या 3 वर्गों में विभक्त किया जाता है। अब देखते हैं पोषण स्तर चौथा। पोषण स्तर फोर्थ। पोषण स्तर फोर्थ क्या है? इसके अंतर्गत जो है वो जीव आते हैं जो नीचे के तीनों स्तरों से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मतलब कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो अपने पोषण के लिए पोषण स्तर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्भर रहते हैं। ठीक है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। और इसी पोषण स्तर में मनुष्य को भी रखा जाता है। ठीक है, किसमें? पोषण स्तर फोर्थ में। इसी स्तर में मनुष्य को रखा जाता है, मनुष्य को रखा जाता है क्योंकि वह एक सर्वाहारी जीव है। ठीक है, इसी स्तर में रखा जाता है। तो कभी पूछ दिया जाए कि मानव किस पोषण स्तर में आता है, तो पोषण स्तर फोर्थ में आता है। बात करते हैं खाद्य श्रृंखला या भोजन श्रृंखला की कि आखिर ये होती क्या चीज है। फूड चेन। खाद्य श्रृंखला या भोजन श्रृंखला खाद्य श्रृंखला या भोजन श्रृंखला, फूड चेन। देखो, पौधों के द्वारा भोजन को ऊर्जा के रूप में संचित करना और फिर पौधों से विभिन्न पोषी स्तरों के जीवों में भोजन के माध्यम से इस ऊर्जा का स्थानांतरण करना, यही कहलाता है खाद्य श्रृंखला। ठीक है, खाद्य श्रृंखला क्या है? पौधों के द्वारा भोजन को ऊर्जा के रूप में संचित करना, फिर पौधों से विभिन्न पोषी स्तर जो हमने 4 बताए हैं के जीवों में भोजन के माध्यम से इस ऊर्जा स्थानांतरण को, यानी कि इस ऊर्जा का स्थानांतरण करना, वही क्या कहलाता है? खाद्य श्रृंखला। कैसे ऊर्जा का स्थानांतरण करेंगे? तो सबसे पहले क्या आते हैं अपने उत्पादक, यहाँ से ऊर्जा एकत्रित हुई और चली अगले पोषक स्तर में, यानी कि शाकाहारी में। शाकाहारियों से ऊर्जा पहुँची मांसाहारी में, मांसाहारी से पहुँची सर्वाहारी या उच्च मांसाहारी में। ठीक है, और यहाँ से पहुँचती है अपघटक में। इस तरह से जब ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर में भोजन के रूप में पहुंचती है,
तो इसी श्रृंखला को कहा जाता है खाद्य श्रृंखला या भोजन श्रृंखला। ठीक है, अब खाद्य श्रृंखला और भोजन श्रृंखला होती कितने प्रकार की है इसकी बात करते हैं। तो बात करते हैं खाद्य श्रृंखला के प्रकार। खाद्य श्रृंखला के प्रकार। तो खाद्य श्रृंखला जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। पहली होती है परभक्षी भोजन श्रृंखला। कौन सी? परभक्षी। परभक्षी भोजन श्रृंखला। क्या होती है परभक्षी भोजन श्रृंखला? ऐसी भोजन श्रृंखला जो किसी प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि जो शाकाहारी है, प्राथमिक उपभोक्ता से प्रारंभ होती है और किसी अंतिम मांसाहारी उपभोक्ता पर समाप्त होती है। ठीक है, कहाँ से प्रारंभ होगी? प्राथमिक उपभोक्ता से प्रारंभ होकर अंतिम मांसाहारी उपभोक्ता पर समाप्त होती है। ठीक है, ये शाकाहारी होगा प्राथमिक उपभोक्ता, यहां से प्रारंभ होगी और अंतिम जो मांसाहारी उपभोक्ता होगा उस पर समाप्त हो जाएगी। लेकिन इसमें एक शर्त होती है, जिसके मध्य में खाने या स्वयं भी खा जाने के लिए की जो प्रक्रिया है वो निहित रहती है। मतलब इसमें ये प्रत्येक उपभोक्ता को डर रहता है कि या तो वो अगले को खा जाएगा या स्वयं खा लिया जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जिसके मध्य में यानी कि जो श्रृंखला है उसके मध्य में खाने तथा स्वयं भी खा जाने के लिए या की प्रक्रिया खा जाने के लिए की प्रक्रिया निहित रहती है। ठीक है, जैसे अगर हम उदाहरण लें तो टिड्डी, मेढक, ठीक है, आपके सर्प और मोर। तो देखो ये जो है एक शाकाहारी से प्रारंभ है और मांसाहारी पर समाप्त है। दूसरी चीज ये, एक तो स्वयं खा सकते हैं, स्वयं खाने का इनको डर रहता है कि हम स्वयं खा लिए जाएंगे। दूसरा ये अगले को खाने के लिए, तो इसीलिए कहा जाता है जिनके मध्य खाने तथा स्वयं के खा जाने की प्रक्रिया निहित रहती है, ऐसे श्रृंखला को परभक्षी भोजन श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। अगली श्रृंखला जो है आपकी वो होती है परजीवी भोजन श्रृंखला। कौन सी? परजीवी भोजन श्रृंखला। ठीक है, परजीवी भोजन श्रृंखला की बात करें तो ये भी जो है प्रारंभिक उपभोक्ता से प्रारंभ होती है। प्रारंभिक उपभोक्ता से प्रारंभ होकर, ठीक है, प्रारंभिक उपभोक्ता से प्रारंभ होती है, परंतु जो इस प्रकार की श्रृंखला होती है, कौन सी? जो परजीवी है, उसमें उपभोक्ता का जो आकार है
वो प्रत्येक अनुवर्ती क्रम पर घटता जाता है, धीरे धीरे कम होता जाता है। यानी कि बड़े पशु से ये श्रृंखला जो है आपके किधर चलती जाती है, छोटे पशु की तरफ, छोटे पशु की। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि इस प्रकार की जो भोजन श्रृंखला है आपकी परजीवी वाली, ये प्रारंभ तो प्राथमिक उपभोक्ता से ही होती है, परंतु इसमें क्या है, उपभोक्ता का जो आकार है वो प्रत्येक अनुवर्ती क्रम पर घटता चला जाता है। और इसमें जो बड़ा पशु होता है उसको कहा जाता है मेजबान। बड़ा पशु जो होता है उसको कहा जाता है मेजबान, और जो छोटा पशु होता है उसको कहा जाता है परजीवी। ठीक है, तो जब किस क्रम में, अनुवर्ती क्रम में, कह सकते हैं कि जब अनुवर्ती क्रम में आकार या उपभोक्ता का आकार घटता है, तो ऐसी जो श्रृंखला बनती है उसको कहा जाता है परजीवी भोजन श्रृंखला। तीसरी श्रृंखला आपके आती है मृतजीवी भोजन श्रृंखला। कौन सी? मृतजीवी। अगली श्रृंखला आती है मृतजीवी भोजन श्रृंखला। ठीक है, अगर मृतजीवी भोजन श्रृंखला की बात करें तो जो इस प्रकार की जो श्रृंखला है उसमें ऊर्जा का प्रभाव देखा जाता है, जो कि कहाँ से, मृत कार्बनिक पदार्थों से प्रारंभ होता है और सूक्ष्म जीवों तक जाता है। हम कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत ऊर्जा का प्रभाव देखा जाता है, ऊर्जा का प्रभाव देखा जाता है। ठीक है, जो मृत कार्बनिक पदार्थों से शुरू होकर मृत कार्बनिक पदार्थों से प्रारंभ होकर कहाँ समाप्त होगा, प्रारंभ होता है या होकर सूक्ष्म जीवों पर समाप्त होता है। ठीक है, देखते हैं कैसे समाप्त होता है। मृत कार्बनिक पदार्थों से प्रारंभ होगा और सूक्ष्म जीवों पर समाप्त हो जाएगा। लेकिन पारिस्थितिकी में इसके अलावा भी दो अन्य प्रकार की श्रृंखलाएं भी प्रारंभ होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है चारण आहार श्रृंखला। चारण आहार श्रृंखला। ठीक है, चारण आहार श्रृंखला क्या है? ये श्रृंखला जो है हरे पौधे चरने वाले शाकाहारी जंतुओं से प्रारंभ होती है और मांसाहारी जंतुओं पर समाप्त हो जाती है। कह सकते हैं कि यह श्रृंखला, ठीक है, चारण है तो चरने वाले शाकाहारी जंतुओं से प्रारंभ होती है तथा मांसाहारी उपभोक्ता पर समाप्त होती है। ठीक है, अच्छा, लेकिन इसकी एक बहुत अच्छी खासियत है कि ये श्रृंखला जो है सूर्य ऊर्जा पर निर्भर करती है। किस पर? सूर्य ऊर्जा पर। यह श्रृंखला सूर्य ऊर्जा पर निर्भर करती है। ठीक है, जैसे
टिड्डी है, मेढक है, सर्प है और सर्प को मोर या बाज है। जो इस प्रकार की श्रृंखला होती है वो चारण श्रृंखला कहलाती है। प्रश्न पूछा जाता है चारण श्रृंखला किस पर निर्भर रहती है, तो सौर ऊर्जा पर या सूर्य ऊर्जा पर चारण श्रृंखला जो है निर्भर रहती है। अगली श्रृंखला होती है अपरद भोजन श्रृंखला या मलवा खाद्य श्रृंखला। ठीक है, अगली श्रृंखला है अपरद भोजन श्रृंखला भोजन श्रृंखला या मलवा खाद्य श्रृंखला। मलवा खाद्य श्रृंखला। ठीक है, क्या है? पौधे या प्राणियों के मृत शरीर से जो मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं, इनको छोटे जीव जैसे दीमक हैं, कीड़े हैं, जीवाणु हैं, कवक हैं, वो इनसे भोजन ग्रहण करते हैं और इन्हें छोटे जंतु जो प्रोटोजोन्स हैं वो खा जाते हैं और छोटे जो जंतु हैं वो मांसाहारी जंतुओं के द्वारा भी खा लिए जाते हैं। छोटे मांसाहारी जंतुओं को बड़े मांसाहारी जंतु खा जाते हैं। ऐसी श्रृंखला को अपरद या भोजन श्रृंखला कहते हैं, मतलब अपने से छोटे जीव को खा जाने वाली श्रृंखला। ठीक है, अपने से छोटे जीव को खा जाने वाली श्रृंखला जो है वो अपरद या मलवा खाद्य श्रृंखला कहलाती है। ठीक, और ये श्रृंखला जो है चारण श्रृंखला से छोटी होती है। कैसी होती है? छोटी होती है। तीसरी बात कि जो अपरद या मलवा श्रृंखला है, इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो होता है मैंग्रोव। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो क्या है? मैंग्रोव है। कैसे? मैंग्रोव में जो पत्ते हैं, मैंग्रोव के सड़े हुए पत्ते और इन पत्तों को कौन खा जाएगा? जीवाणु या फफूंद। ठीक है, और जीवाणु और फफूंदी को कौन खा जाएगा? कीट लार्वा। ठीक है, और इन कीट लार्वाओं को कौन खा जाएगा? छोटी मछलियां। और छोटी मछलियां को कौन खा जाएगा? मछलियों को बड़ी मछलियां। तो जब इस प्रकार की श्रृंखला बनती है तो उसको अपरद या मलवा श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। बात करते खाद्य जाल की। खाद्य श्रृंखला तो हो गई, बात करते हैं खाद्य जाल की। खाद्य जाल क्या होता है? खाद्य जाल तो कई प्रकार की जब भोजन श्रृंखलाएं परस्पर जुड़ें और उनमें आपस में अंतःक्रिया हो और उनसे जो परिणाम प्राप्त होता है उसको कहा जाता है खाद्य जाल। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि कई प्रकार की भोजन श्रृंखलाएं, कई प्रकार की भोजन श्रृंखलाएं परस्पर जुड़कर अंतःक्रिया द्वारा जो परिणाम देती हैं उसे खाद्य जाल कहते हैं। ठीक है,
उसे क्या कहते हैं? खाद्य जाल। अब एक सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ पर देखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जितने भी खाद्य श्रृंखलाएं हैं वो रैखिक हो सकती हैं। खाद्य श्रृंखलाएं रैखिक होती हैं, किंतु लेकिन जो आपका खाद्य जाल है, किंतु खाद्य जाल रैखिक नहीं होता है, रैखिक नहीं होता है। देखो श्रृंखलाएं जितनी भी बनेंगी वो रैखिक होंगी, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं जो जाल है वो रैखिक बने, ठीक है। लेकिन इनमें जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो भी रैखिक ही होता है, जाल में भी, ठीक है, क्योंकि वो श्रृंखला के आधार पे देखा जाता है। बात करेंगे एक खाद्य जाल की, तो खाद्य जाल में हरे पौधे, कौमा घास, फूल, आपके फल एवं बीज, ठीक है, इस तरह से लिए जाते हैं। ये उत्पादक हैं खाद्य जाल के, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो हरे पौधे हैं इन्हें कौन कौन खाएगा? हरे पौधों को गाय, घास को हिरण, ठीक है। आपके फल जो हैं इसको चूहा खा जाता है, ठीक है। बीज की बात करें तो खरगोश और कीड़े, खरगोश और कीड़े, ठीक है। अब अगर बात करें तो गाय और हिरण, इन दोनों का भक्षण करने वाला जीव जो है वो है भेड़िया। कौन है? भेड़िया। और भेड़िए का भी भक्षण करने वाला जीव है शेर, ठीक है। कौन है? शेर। और चूहे को जो है या तो बाज निगल जाएगा या उल्लू, बाज या उल्लू। अब बात करते हैं खरगोश की, तो खरगोश को जो है सर्प भी ले सकता है। कौन? सर्प। और सर्प को कौन ले जाता है? बाज या उल्लू ले जाएगा। और तीसरा ले जाएगा इसको नेवला, ठीक है, तीसरा नेवला। अब कीड़े पे बात करें तो कीड़े को दो लोग खा सकते हैं। एक तो कीड़े को खा जाते हैं मेढक, कौन? मेढक। दूसरा चिड़िया। और मेढक और चिड़िया दोनों को समाप्त करने का काम रहता है किसका? सर्प का, ठीक है। और नेवले को कौन ले सकता है? मोर। कौन? मोर। और मोर को कौन खा जाएगा? बिल्ली। और बिल्ली को शेर। इस तरह से जो है एक खाद्य जाल निर्मित हो जाता है, जबकि इसमें कई खाद्य श्रृंखलाएं जो हैं आपके मिश्रित हैं। तो कई जब खाद्य श्रृंखलाएं मिलती हैं और उनकी परस्पर अन्योन्य क्रिया के द्वारा जो परिणाम निकलता है हमारे सामने आता है, उसको ही कहा जाता है खाद्य जाल। अब बात करते हैं किसी घास के मैदान में, किसी घास के मैदान में, कोई घास का मैदान है उसकी बात करते हैं मैं, 5 रेखीय आहार श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। कितने प्रकार की?
5। किसमें? घास के मैदान में। कौन कौन सी हैं देख लें, सीधा भी कभी कभी दे दिया जाता प्रश्न। तो पहले की बात करें तो घास, ठीक है। घास को कौन खाएगा? टिड्डे। टिड्डे को मेढक, और मेढक को डायरेक्ट ले गया बाज, ठीक है। अगली जो खाद्य श्रृंखला बनेगी, घास। घास को किसने खाया? टिड्डे ने। टिड्डे को कौन खा गया? छिपकली, ठीक है। और छिपकली को ले गया डायरेक्ट बाज। 2 खाद्य श्रृंखलाएं बन गई। तीसरी देखते हैं। तीसरी खाद्य श्रृंखला होती है घास। घास को कौन खाएगा? खरगोश। और खरगोश को सीधा खा जाएगा कौन? बाज। मांसाहारी है, ये शाकाहारी है, इसलिए बाज आया, ठीक है। इसके बाद चौथी श्रृंखला आती है घास। घास को चूहा, कौन खा जाएगा? चूहा। और चूहा को डायरेक्ट कौन उठा ले जाएगा? बाज। और 5वीं जो श्रृंखला आती है वो होती है आपके घास। घास को खाया चूहे ने, और चूहे को खा गया सांप, और सांप को ले गया बाज। इस तरह से 5 श्रृंखलाओं का निर्माण होता है। कितनी श्रृंखलाओं का? 5 श्रृंखलाओं का। अब बात करते हैं हम पारिस्थितिकी पिरामिड की, ठीक है। बात करते हैं पारिस्थितिकी पिरामिड की। क्या होता है पारिस्थितिकी पिरामिड? तो परितंत्र में खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषक स्तरों में जीवधारियों के संबंधों का रेखीय चित्रण। किसका? जो जीवधारियों के बीच में संबंध है उसका जो रेखीय चित्रण है, उस रेखीय चित्रण को ही कहा जाता है पिरामिड। परितंत्र में खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषक स्तरों में जीवधारियों के संबंधों के रेखीय चित्रण को क्या कहा जाता है? पिरामिड कहते हैं। बात आती है कि पिरामिड का जो है सबसे पहले प्रदर्शन किसने किया था? तो पिरामिड का सबसे पहला प्रदर्शन 1927 में एल्टन या एल्डन ने किया था, ठीक है। इसका सर्वप्रथम प्रदर्शन 1927 में एल्टन ने किया था, ठीक है। किसने? एल्टन ने किया था, ठीक है। अब इसमें जो सबसे नीचे का पोषी स्तर होता है, सबसे नीचे का पोषी स्तर जो है वो कहलाता है उत्पादक। क्या कहलाता है? उत्पादक कहलाता है। और जो सबसे ऊपर का पोषी स्तर है, और सबसे ऊपर का पोषी स्तर
उसको कहा जाता है सर्वोच्च उपभोक्ता। सर्वोच्च उपभोक्ता, ठीक है। मतलब जो सबसे नीचे है वो उत्पादक है पोषी स्तर, और जो सबसे ऊपर का पोषी स्तर है उसको कहा जाता है सर्वोच्च उपभोक्ता, ठीक है। अब पिरामिड जो है, जो पिरामिड हम लोग दर्शाते हैं, इसमें 3 चीजें दर्शाई जाती हैं। पिरामिड में 3 चीजों को प्रदर्शित किया जाता है। किन किन को? तो पिरामिड के परितंत्र में 3 जो है चीजों को, परितंत्र में 3 चीजें प्रदर्शित की जाती हैं। कौन कौन सी? देखें, ध्यान दें। पिरामिड में पहली है जीव संख्या। जीव संख्या एक तो ये प्रदर्शित की जाती है पिरामिड के द्वारा। दूसरे जीव का भार, जीव का भार। और तीसरा जो है वो जैव ऊर्जा को। किसको? जैव ऊर्जा को। तो पारिस्थितिक तंत्र जो है, या पिरामिड जो पारिस्थितिक तंत्र है, या पिरामिड की बात करें तो 3 चीजें पिरामिडों के द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं, दर्शाई जाती हैं। कौन कौन सी? जीव संख्या, जीव भार और जैव ऊर्जा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं पिरामिड के प्रकारों की। तो जैसे इनमें 3 चीजें दर्शाई जाती हैं, उसी प्रकार से 3 प्रकार के पिरामिड होते हैं। बात करते हैं पिरामिड के प्रकार। पिरामिड के प्रकार। तो पिरामिड जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है जीव भार का पिरामिड। किसका? जीव भार का पिरामिड, ठीक है। किसका पिरामिड? जीव भार का पिरामिड, ठीक है। देखो इधर, जीव भार का पिरामिड क्या है? जीव के ताजे अथवा शुष्क, जीव के ताजे अथवा शुष्क, ठीक है, भार के रूप में, शुष्क भार के रूप में प्रत्येक पोषी स्तर को मापा जाता है। प्रत्येक पोषी स्तर को मापा जाता है, ठीक है। अब जीव भार को मापते किस में? इसकी इकाई क्या है? तो जीव भार को ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर में मापा जाता है। अब ध्यान देने वाली बात कि कब जीव भार का पिरामिड सीधा बनेगा और कब उल्टा बनेगा, इस प्रकार का प्रश्न बहुत आता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्थलीय परितंत्र में। किसमें? स्थलीय परितंत्र में ठीक है। स्थलीय परितंत्र में उत्पादक का जीव भार, उत्पादक का जीव भार कैसा होता है? सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक होता है, अतः पिरामिड सीधा बनता है। अतः पिरामिड सीधा बनता है। ध्यान दें यहां पे, अगर स्थलीय परितंत्र में जीव भार का पिरामिड पूछा जाए तो कैसा बनता है? सीधा बनता है। देखो एक उदाहरण बताते हैं। नीचे का स्तर उत्पादक यानी कि घास, ठीक है, घास। और घास को कौन ले जाएगा? गाय या भैंस, ठीक है।
गाय या भैंस, और गाय और भैंस को भेड़िया और इसको ले जाएगा शेर। अब अगर हम इनके भार को देखें, जीव भार को, तो सबसे ज़्यादा जीव भार होता है घास का, उससे कम होता है गाय का, उसके बाद भेड़िए का, उसके बाद शेर का। अगर हम इस तरह से इसका परितंत्र देखें तो इसमें जीव उत्पादक का जो जीव भार है वो सबसे अधिक है। जब अधिक है तो तली नीचे रहेगी, अतः स्थलीय परितंत्र में जीव भार का पिरामिड सीधा बनता है। विशेष तौर पे प्रश्न पे ध्यान दें, स्थलीय परितंत्र में उत्पादक का जीव भार जो है सर्वाधिक होता है। प्रश्न केवल ऐसे आएगा, स्थलीय परितंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है, तो सीधा होता है। चलो इसका हम एक और आपको उदाहरण दिखाते हैं। घास, ठीक है, और उससे कम जीव भार किनका होगा, कीड़े का, कीड़े कम होंगे। कीड़े के बाद अगर बात करें तो मेढक, सांप और मोर। तो बस प्रश्न इतना ध्यान रखना है कि स्थलीय परितंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा बनता है, सीधा बनता है, जबकि तालाबीय परितंत्र में तालाबीय परितंत्र में तालाबीय परितंत्र में उत्पादक का भार कैसा होगा, सबसे कम होता है, सबसे कम होता है, अतः पिरामिड उल्टा बनता है, अतः पिरामिड उल्टा बनता है। ठीक है, ध्यान दें, तालाबीय परितंत्र की अगर बात की जाए तो उत्पादक का भार जो है वो कम होता है, कम होगा तो पिरामिड उल्टा बनेगा। देखो कैसे, किसी भी तालाबीय परितंत्र की बात की जाए तो उसमें कीड़ों का जो भार होगा, जीव भार, वो बहुत कम होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा जो है छोटे जलीय जीव जो अन्न होते हैं उनका होगा, लार्वा वगैरह। ठीक है, इसके बाद उससे ज़्यादा जो जीव भार देखा जाएगा वो छोटी मछलियों का होगा, और छोटी मछलियों का अगर जीव भार देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जीव भार बड़ी मछली का होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो तालाबीय परितंत्र है उसमें जीव भार का पिरामिड जो है कैसा बनता है, उल्टा बनता है। मतलब ध्यान हमें ये रखना है, स्थलीय परितंत्र, स्थलीय परितंत्र और तालाबीय परितंत्र, और इनमें अगर ये पूछा जाए कि जीव भार का पिरामिड कैसा बनता है, किसका, जीव भार का पिरामिड। ठीक है, तो जीव भार का पिरामिड, और इसमें भी जीव भार का पिरामिड, बहुत प्रश्न आता है ये। तो स्थलीय परितंत्र में जीव भार का पिरामिड सीधा बनेगा, जबकि तालाबीय परितंत्र में उल्टा बनेगा। ठीक है, अब बात करते हैं संख्या का पिरामिड। ठीक है, किसका पिरामिड, संख्या का पिरामिड। अगर हम संख्या के पिरामिड की बात करें तो इस पिरामिड में विभिन्न पोषी स्तरों के जीवों की जो संख्या है उसको प्रदर्शित किया जाता है।
किसको? संख्या को, प्रत्येक पोषी स्तर की जीवों की संख्या को, प्रत्येक पोषी स्तर के जीवों की संख्या को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, प्रदर्शित किया जाता है। अब बात करते हैं घास तथा तालाब परितंत्र में। किसमें? घास तथा तालाब परितंत्र में, तालाब परितंत्र में, ठीक है, जीवों की संख्या या संख्या का पिरामिड, घास तथा तालाब परितंत्र में संख्या का पिरामिड सीधा बनता है। ध्यान देना यहां, अगर आपसे पूछा जाए कि घास परितंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है तो सीधा, या घास परितंत्र में या तालाब परितंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है तो सीधा। देखें कैसे, घास पिरामिड की बात करें तो संख्या में सबसे अधिक होती है घास, उससे कम होंगे उसे खाने वाले कीड़े संख्या में, अगर संख्या गिनी जाए, और उससे भी कीड़ों से भी कम, यानी कि टिड्डे कह सकते हैं या कीड़े कहें, इनसे भी कम होंगे कौन? मेढक। संख्या की बात कर रहे हैं, मेढक। और मेढकों से भी कम संख्या होगी सर्प की, और सर्प से भी कम संख्या होगी बाज की। तो हम कह सकते हैं कि घास परितंत्र में इसकी संख्या ज़्यादा है तो उत्पादक है, ये नीचे रहेगा, तो नीचे रहेगा तो जो पिरामिड है वो सीधा बनेगा। अब अगर हम तालाब परितंत्र की बात करें तो तालाब परितंत्र में संख्या की, भार की बात नहीं कर रहे, संख्या की, तो संख्या में सबसे अधिक कौन होंगे? कीड़े। तो कीड़े जब होंगे तो ये नीचे आ जाएगा, तो यानी कि सीधा बनेगा। और कीड़ों से भी कम होंगी कौन? छोटी मछलियां। और छोटी मछलियों से भी संख्या में कम होंगी बड़ी मछली। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि घास और तालाब परितंत्र में जो संख्या का पिरामिड बनता है वो हमेशा सीधा बनता है। अब वृक्ष परितंत्र की बात करें, वृक्ष परितंत्र में उत्पादकों की संख्या, यानी कि एक वृक्ष की अगर बात करें, सबसे कम होती है। ठीक है, तो हम सीधा कहना चाहेंगे कि वृक्ष परितंत्र में, वृक्ष मतलब एक संख्या की बात करेंगे, वृक्ष परितंत्र में संख्या का पिरामिड, संख्या का पिरामिड कैसा? उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है। ध्यान देंगे, अगर घास और तालाब परितंत्र में संख्या का पूछा जाए तो सीधा है, लेकिन अगर एक वृक्ष परितंत्र में पूछ दिया जाए तो जो है संख्या का पिरामिड जो है वो उल्टा बनता है। क्यों? क्योंकि जो वृक्ष की संख्या है, एक वृक्ष लिया है, वो सबसे कम है, अंतिम उपभोक्ता की संख्या जो है वो सर्वाधिक हो, अतः पिरामिड कैसा बनेगा? उल्टा। कैसे? इस तरह से देखते हैं, संख्या में सबसे कम कौन है? एक वृक्ष। ठीक है, एक वृक्ष की अपेक्षा उस वृक्ष पे पाए जाने वाली जो चींटियां हैं उनकी संख्या अधिक होगी, और चींटियों से भी संख्या जो है अधिक हो सकती है। यानी कि यहाँ चींटियां न लें तो सबसे पहले लें चिड़ियाँ। ठीक है, चिड़ियों की संख्या जो है एक वृक्ष पे, एक वृक्ष से अधिक होगी, और चिड़ियों से भी अधिक उस पे जो चींटियां हैं या सूक्ष्म कीट हैं उनकी संख्या सर्वाधिक होगी।
तो जिनकी संख्या सर्वाधिक होगी वो ऊपर, और हम किस परतंत्र में पूछ रहे हैं, वृक्ष परतंत्र में, तो ये नीचे आ जाएगा और चींटियां ऊपर अतः हम कह सकते हैं कि वृक्ष परितंत्र में जब एक वृक्ष लिया गया हो या वृक्ष परितंत्र में जो संख्या का पिरामिड है वो उल्टा है, जबकि घास और तालाब परितंत्र में सीधा है। बात करते हैं ऊर्जा के पिरामिड की। किसकी? ऊर्जा का पिरामिड। अगर हम ऊर्जा के पिरामिड की बात करें तो ये किसी भी परितंत्र के जो विभिन्न पोषक स्तर हैं उसमें जो जीवधारियों के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली जो ऊर्जा है उसका बोध कराता है। जैसे ऊर्जा पिरामिड है तो जो ऊर्जा जीवों के द्वारा प्रत्येक पोषी स्तर में प्रयोग की जा रही है उसको दर्शाएगा, और ये सभी परितंत्रों के लिए हमेशा सीधा होता है। ठीक है, बात ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऊर्जा का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड सभी जितने भी परितंत्र हैं सभी परितंत्रों के लिए सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है। क्यों होता है सीधा? क्योंकि सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादक स्तर पर होती है। सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादक स्तर पर होती है। किस स्तर पर होती है? उत्पादक स्तर पर। ठीक है, और हम ये कह सकते हैं, देखें कैसे एक पिरामिड बन जाए। सबसे पहले उत्पादक के बाद प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता के बाद द्वितीयक उपभोक्ता, और द्वितीयक उपभोक्ता के बाद आपका आता है सर्वोच्च उपभोक्ता। मान लो यहाँ पर 1000 किलो कैलोरी की एनर्जी आई, तो यहाँ पर ये रह जाएगी 100 किलो कैलोरी की, यहाँ पर 10 किलो कैलोरी की, और यहाँ पर पहुँचते पहुँचते 1 किलो कैलोरी। अतः हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक पोषण स्तर पर लगभग 90% ऊर्जा जो है व्यय हो जाती है, और केवल 10% ऊर्जा ही अगले पोषक स्तर पर स्थानांतरित होती है। ठीक है, इसलिए प्रत्येक पोषी स्तर पर ऊर्जा की मात्रा घटती चली जाती है। प्रत्येक पोषी स्तर पर देखो ऊर्जा की मात्रा घटती चली जाती है, और 90% प्रत्येक पोषी स्तर पर प्रयोग की जाती है, और अगले पोषक स्तर को 10% ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, यानी कि प्रत्येक पोषी स्तर पर ऊर्जा की मात्रा जो है घटती चली जाती है। जब 10% ही पहुंचती है तो यहाँ पे एक नियम आता है जिसको कहा जाता है आपके पारिस्थितिकी में 10% का नियम। पारिस्थितिकी में 10% का नियम, या इसी नियम को कहा जाता है ऊर्जा स्थानांतरण का नियम। ठीक है, ये नियम जो है 1942 में लगभग लिंडमैन ने प्रस्तुत किया था।
तो यह नियम लिंडमैन ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, और क्या कहा था कि इसके अनुसार किसके, इस नियम के अनुसार प्रत्येक पोषी स्तर पर जो भी पोषी स्तर हैं, पोषी स्तर पर अपने से पिछले जो अपने से पीछे का है, पोषी स्तर से केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। कितनी? केवल 10% ऊर्जा स्थानांतरित होती है तथा 90% ऊर्जा पोषी स्तर की जैविक क्रियाओं में जितनी भी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होती हैं व्यय हो जाती है। ठीक है, इसी नियम को कहा जाता है 10% का नियम, जिसको लिंडमैन ने प्रस्तुत किया था।